Hello, Namaste. My name is Praful Kumar. Today is my student of Kadam University Engineering Science and Technology Nawabshah. Today's my topic is Coulomb's law. So we will discuss some points. Its introduction, Coulomb's law, mathematical representation, graphical representation, and its application. So let's start. Introduction. In 1785, the French physician Charles Augustin de Coulomb published his first three reports of electricity and magnetism, where he stated his law. Development of the theory of electromagnetism. चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम साइंटिस्ट ने क्या किया, 1785 में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर इसने 3 रिपोर्ट्स तैयार की और उसे पब्लिश करवाई, जिससे इसने उन 3 रिपोर्ट से इसने एक लॉ लिया जिसका नाम था कूलम्स लॉ। जिसने अपना नाम देके इसने एक लॉ बनाया और उसे पब्लिश कर दिया। ये इस लॉ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेवलपमेंट हुई, ठीक है। और इसने क्या किया, जब इसने ये लॉ बनाया तो इसने एक चीज यूज की थी, वो था टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस क्या था? टॉर्जन बैलेंस में हम स्टडी करते हैं रिपल्जन एंड अट्रैक्शन ऑफ द चार्जेस। अगर दो या जो भी चार्जेस होंगी, जो भी चार्ज पार्टिकल्स होंगी, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्जन हो रही है, उनकी स्टडी को टॉर्जन बैलेंस कहा जाता है। यानी अगर हम टॉर्जन बैलेंस यूज करते हैं तो हम उसमें वो स्टडी कर सकते हैं कि इन चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ठीक है। तो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने ये लॉ ऐसे दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। अब कूलम्स लॉ कहता क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसकी? कूलम स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन बिटवीन two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। हाँ, तो क्या कहता है कि अगर आप दो चार्जेस लें और उसे कुछ डिस्टेंस पर रख दें, ठीक है, वो चार्जेस दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं या दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। जब आप ये दोनों चार्जेस एक कुछ डिस्टेंस पर रख देंगे तो आप महसूस करेंगे कि उन दोनों के बीच में एक फोर्स क्रिएट हो रही है। अब वो फोर्स रिपल्जन है या फोर्स अट्रैक्शन। अब पहले तो मैं आपको बता दूं रिपल्जन और अट्रैक्शन का क्या मतलब है। यानी फोर्स अट्रैक्शन और फोर्स रिपल्जन क्या होगी कि अगर हम दो चार्जेस रखते हैं, अगर समझ लें वो दो चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो उससे क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब होता है धकेलेंगी। यानी अभी अगर मैं करीब रखता हूं तो वो दूर जाने की कोशिश करेंगी, ठीक है। और वैसे ही अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी तो एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, यानी करीब आने की कोशिश करेंगे। तो ये था फोर्सेस के बीच में चार्जेस के बीच में फोर्सेस की अट्रैक्शन और रिपल्जन की थ्योरी। और इसके डिस्टेंस भी आपने देख लिया कि अगर समझ ले मैंने 1 मीटर पर डिस्टेंस पर चार्जेस अगर रख देता हूं तो उन दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो 1 मीटर से कम होकर 0.5 या 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों पॉजिटिव चार्जेस रखता हूं और 1 मीटर पर उन चार्जेस को रखता हूं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन हो जाएगी, जिससे वो 1 मीटर से 2 मीटर या 3 मीटर तक भी जा सकता है डिस्टेंस। तो ये था डिस्टेंस, फोर्स और चार्जेस का रिलेशनशिप, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें एक पॉइंट है कि द फोर्स ऑफ, कर्सर दिखा देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। द फोर्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द फोर्स ऑफ रिपल्सिव नेचर इफ बोथ चार्जेस आर ऑफ द सेम साइन एंड इट इज नॉट ऑफ अट्रैक्टिव नेचर इफ बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन इसमें थोड़ा कट गया है तो उसमें होगा सेम साइन, ठीक है। सॉरी, सेम साइन में रिपल्सिव नेचर होगी और अट्रैक्टिव नेचर जब होगी जब दोनों अपोजिट चार्जेस होंगी। यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उनकी साइन अपोजिट होगी। और अगर दोनों दो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो सेम साइन के हैं तो उनके बीच में जो चार्ज
की नेचर होगी, यानी वो रिपल्सिव होगी, यानी फोर्स जो है रिपल्सिव होगी, एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगे। तो ये था। अब चलते हैं, ये है इसका फार्मूला क्या कहता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। इसको हम अलग-अलग रीड करेंगे। पहले तो फोर्स, ये कहना क्या चाहता है कि अगर हम Q1 यानी दो चार्जेस लेते हैं Q1 और Q2, उसको नाम देते थे। अगर Q1 Q2 को हम लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और उसको उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करवा दें तो वो हमें वो फोर्स मालूम हो सकती है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में है। अब वो फोर्स रिपल्सिव है या एट्रैक्टिव है वो तो जब पता चलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये के यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है, दाल चने तो खाने आया नहीं होगा। देखते हैं ये के क्या कर रहा है। और इसका एक और नोटिस दैट इसका एक और पॉइंट भी है जो है कि डी इज स्क्वायर। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है ये बताना ये चाह रहा है कि जो डी स्क्वायर हमने यहाँ पर यूज किया है ये एक तरह का एग्जाम्पल है इनवर्स स्क्वायर लॉ का। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। जब मैं बनाऊंगा दूसरी वीडियो इस पर तो मैं उसमें आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है। तब तक आप ये समझेंगे कूलम्स लॉ क्या है। ठीक है, तो अब इसकी चलते हैं मैथमेटिकल। वो तो फार्मूला आपने देख लिया, उसमें आपने सिर्फ 2 या 3 चीजें पढ़ी। वो क्या थी, एक फोर्स, एक Q1 Q2 और एक R स्क्वायर या सॉरी D स्क्वायर। तो D स्क्वायर डिस्टेंस था, Q1 Q2 क्या था, हमारा चार्जेस के बीच की मल्टीप्लिकेशन थी, और F क्या थी, उन चार्जेस के बीच में पैदा होने वाली फोर्स थी। ठीक है, तो अभी कूलम क्या कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसने दो बातें की, एक तो कि जो हम चार्जेस ले रहे हैं उन दोनों के बीच में फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितनी हम फोर्स इंक्रीज करेंगे उतने ही चार्जेस को भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम फोर्स को डिक्रीज करना चाहते हैं तो चार्जेस को कम करना पड़ेगा, यानी ये डायरेक्टली है। कुछ काम डायरेक्टली हो जाते हैं, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। यानी हम जा गए, समझ ले कोई मार्कशीट लेने जा रहे हैं तो गए और मार्कशीट निकाल के लेके आ गए, ये होता है डायरेक्टली काम अपने बलबूते करना। ठीक है, मगर कुछ होते हैं जो इनवर्सली होते हैं, जैसे इसमें इनवर्सली क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यानी अगर हम फोर्स हमारी बढ़ रही है उन चार्जेस के बीच में तो डिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम होती जाएगी। यानी देख लें तो हम कभी कभी मार्कशीट लेने आते नहीं मिलती तो हमें सिफारिश लगानी पड़ती है। सिफारिश क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हमने कोई काम नहीं किया, हमने किसी और से करवाया। यानी डिस्टेंस को हम जितना बढ़ा रहे हैं उतना फोर्स हमारी फोर्स कम लगी। ठीक है, किसी और की हेल्प लेनी पड़ी, वैसे ही हमारी फोर्स कम लगी। ठीक है, और इसमें चार्जेस के बीच की फोर्स बढ़ रही है तो डिस्टेंस कम होगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम होगी, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इसका नहीं, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम का डिपेंड मतलब मीडियम क्या होता है, मीडियम मैं बता दूं। मीडियम बेसिकली क्या होता है कि अगर चार्जेस कहाँ है, क्या वो स्पेस में है, क्या वो वाटर में है, या कहीं वो एयर में है। यानी हमारे पास तो मीडियम यही है ना, या तो हम वाटर में चार्जेस देख सकते हैं, या हम एयर में देख सकते हैं, या हम स्पेस में देख सकते हैं। तो ये मीडियम होता है। तो अगर फोर्स डिपेंड करती है मीडियम पर, अगर मीडियम एयर है तो उस हिसाब से फोर्स पैदा होगी। अगर फोर्स हमारी वाटर में है तो उस हिसाब से फोर्स क्रिएट होगी, और अगर हमारी फोर्स स्पेस में है तो उस हिसाब से क्रिएट होगी। तो ये है फोर्स का। अब जब हम Q1 Q2, ये जो हमारी जो दो इक्वेशंस हैं, एक है फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड दूसरी हमारी है 1/r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर पर। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। यहाँ पर कूलम ने कांस्टेंट दिया है के को कहा जाता है कूलम्स कांस्टेंट। तो के क्या है, के कूलम्स कांस्टेंट है,
क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो हमें के देना, कोई भी कांस्टेंट देना पड़ता है। लाजमी नहीं हो के हो, आर भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो साइंटिस्ट देंगे, हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम वो लॉ नहीं बना सकते जो इसने बना लिए हैं। तो इसने के दिया है कूलम्स कांस्टेंट। के क्या है? बेसिकली 1/4πε0। 1 तो हमें पता है, 4π का भी हमें पता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी भी स्पेस की परमिटिविटी चेक करना, उसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर आप 1/4π एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं तो आपको के मिल जाएगा। के क्या है? हमारा कूलम कांस्टेंट, जिससे जब हम के को हम पुट करेंगे तो हमें एक फोर्स मिल जाएगी उन चार्जेस के बीच में कि क्या है, रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें आपको बता दूं, वो है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। और 8.84 इंटू 10⁻12 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो आपको एप्सिलॉन नॉट भी मिल गया है, 4π भी मिल गया है। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू तकरीबन होगी 8.99 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होगी इसकी वैल्यू, या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी होगी वैल्यू। ठीक है, तो जो भी इसका यूनिट इसका मैं आपको दिखा दूं, वो होता है, हाँ सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका यूनिट होगा के का। तो आपको समझ में आ गया। चलते हैं आगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैथमेटिकली तो मैंने आपको बता दिया कि फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मगर ग्राफिकली क्या है? ग्राफिकली आप देख रहे हैं कि ये लाइन है जो जारी है, ये दिखाती है हमें कि फोर्स और चार्जेस के बीच में इनका रिलेशन कैसा है। अगर चार्जेस इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर चार्जेस को हम इंक्रीज करें तो फोर्स उतनी ही इंक्रीज होगी। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट है, जितना इंक्रीज करेंगे चार्जेस को उतना ही इंक्रीज हमें करना पड़ेगा फोर्स को। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो यानी ग्राफिकली फोर्स और चार्जेस के बीच वाला रिलेशन। अब चलते हैं इसके दूसरे छोर की तरफ, जो है डिस्टेंस और फोर्स के बीच वाला रिलेशन। वो है अगर फोर्स को हम डिक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी एक चीज बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा। तो वैसे ही देखें, डिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, फोर्स हमारी क्या होगी? कम होती जाएगी, यानी इसे कम होती जाएगी। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स हमारा कम होती जाएगी। अगर फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कम होता जाएगा। तो ये है इन दोनों के बीच वाला रिलेशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगी इसकी। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ, कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं और किस लिए हम इसको यूज करते हैं। एप्लीकेशन तो यही होती है कि किस लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इसको हम यूज करते हैं फोर्स, कोई भी चार्जेस के बीच में फोर्स और डिस्टेंस मालूम करने के लिए, कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी है और डिस्टेंस कितना है दो चार्जेस के बीच में। और ये कूलम्स लॉ हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मालूम करने के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट फार्मूला क्या है? फोर्स अपॉन क्यू। फोर्स अपॉन क्यू, इसमें एफ क्या है? फोर्स, और क्यू क्या है? चार्जेस। चार्जेस कौन से? टोटल चार्जेस, कितने चार्जेस हैं उनका टोटल, उसको डिवाइड करवा दें फोर्स से तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये आपके लिए मैंने आसानी के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड Q इज द फेज चार्जेस इन कूलम। ठीक है, और ये सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए भी हम कूलम्स लॉ को यूज करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में होता है कि एक पॉइंट से बहुत से पॉइंट पर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट चेक करना, ये होती है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एप्लीकेशन ये हमारी होगी कंप्लीट, और हमने ग्राफिकल भी पढ़ ली, मैथमेटिकल भी पढ़ ली। तो अभी ये सब कुछ समझाने के लिए रहा नहीं है, तो थैंक यू।